अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 1 का पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं और मैन्योर क्या होते हैं। एक्चुअली में फर्टिलाइजर और मैन्योर मैन्योर बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, पर फर्टिलाइजर उतने ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर क्या होता है, हम लोग फैक्ट्रियों में बनाते हैं, बट मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेजिड्यूज। तो क्या करते हैं ना कि जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जैसे सब्जियों के छुट्टल हो गए और लीव्स हो गई और काउ डंग हो गया, इनको हम एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं और जो कुछ दिनों बाद ये डिकम्पोज हो जाता है, फिर उससे जो हमें बाद में मिलता है वो उसे मैन्योर बोलते हैं। ये हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। फर्टिलाइजर प्रिपेयर इन द फैक्ट्री। फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड। इसको मैन्योर को हम फील्ड में प्रिपेयर करते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर से लैंड को कोई भी ह्यूमस नहीं मिलता, बट मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस। तो मैन्योर से बहुत ही ज्यादा ह्यूमस मिलता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ना कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। फर्टिलाइजर इज वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर बहुत ही ज्यादा रिच होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरा हुआ होता है। तो इससे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये सब होता है, बट रिलेटिव टू लेस रिच। लेकिन मैन्योर में क्या होता है, कम होता है, इसकी क्वांटिटी कम होती है, इसलिए हमें मैन्योर को थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ता है। जब फसलें उगाते हैं ना तो मैन्योर को ज्यादा डालना पड़ता है, रिलेटिव लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिशंस, क्योंकि इसमें रिचनेस कम होती है। पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन थोड़ी कम मात्रा में होता है, बट होता बहुत अच्छा है एनवायरमेंट के लिए। गिव द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अब हमने आपको डिफरेंस तो बता ही दिया। तो एडवांटेज ऑफ द मैन्योर, बताइए एडवांटेज क्या होता है। द ऑर्गेनिक मैन्योर कंसीडर बेटर देन फर्टिलाइजर, दस दिस इज बिकॉज इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सॉइल। ये क्या कर देता है मैन्योर, वाटर की होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ा देता है सॉइल में, वाटर बहुत देर तक रह सकता है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू पोरस मीन्स होता है स्पॉन्जी। ये क्या बना देता है, सॉइल को स्पंजी बना देता है, बिल्कुल कि मतलब पानी अगर डालो उसमें तो तुरंत अंदर तक चला जाता है। और इनहेंस ऑफ गैसेस बिकम इजी। तो इसके अंदर क्या होता है, गैसें अच्छे से अंदर पहुंच जाती हैं। इट इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स कि ये इसमें बहुत ज्यादा जब ये मैन्योर डालते हैं तो इसमें अर्थवर्म और छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं मिट्टी में। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल का टेक्सचर भी बढ़ा देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इरिगेशन। एडवांटेज ऑफ पढ़ेंगे इरिगेशन। All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. तो क्या होता है ना कि पानी जो होता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी क्रॉप्स के लिए, फॉर डेवलपमेंट। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट, जो कि प्लांट्स रूट के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विथ द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब। पानी से ही मिनरल्स और फर्टिलाइजर का एब्जॉर्प्शन होता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में जो कंटेन होता है 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेटिंग ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो वाटर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट वाटर के प्लांट्स में जो सीड्स रहते हैं वो प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्विंग इन वाटर एंड ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और न्यूट्रिशंस जो होते हैं पानी मिट्टी में रहते हैं वो वाटर के थ्रू ही पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ frost and
हॉट एयर करंट। तो क्या होता है, सर्दी और पानी गर्मी से भी बचाता है, मतलब ठंडी और गर्म हवाओं से भी बचाता है पानी। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रो, और वो उससे हेल्दी क्रॉप को ग्रो करने में पानी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। फील्ड सेव टू वाटर रेगुलरली, फील्ड सेव टू वाटर रेगुलरली। The supply of water to crop regularly interval is called irrigation। तो क्या होता है, पानी की एक समय के बाद जरूरत होती है, फसलों को बहुत जरूरत होती है क्रॉप को उगाने के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, इरिगेशन, सिंचाई। The time or frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season। तो क्या होता है, क्रॉप के अकॉर्डिंग भी हम उसमें पानी डालते हैं, और सॉइल मिट्टी के हिसाब से भी पानी डालते हैं, किस मिट्टी में कम पानी की जरूरत है, किस मिट्टी में ज्यादा पानी की जरूरत है। और सीजन के, जैसे रेनी सीजन है तो कम पानी की जरूरत होगी, और विंटर सीजन है तो थोड़ी ज्यादा पानी की जरूरत है, लेकिन गर्मी में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होगी। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। तो क्या होता है, गर्मियों में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वाई इज इट सो? could be due to the increasing rate of the evaporation, क्योंकि पानी इसमें क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है गर्मियों के मौसम में। एंड सॉइल एंड लीव्स, और मिट्टी का भी पानी उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और लीव्स में जो पौधे की जो लीव्स रहती हैं उसमें भी पानी कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन गर्मियों में तो वह इवेपोरेट हो जाता है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट watering the plant. Last summer my plants dry up and dry। अब वो बोले कि इस साल मैं बहुत ज्यादा केयरफुल रहूंगी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पूरे प्लांट सूख गए थे और डेड हो गए थे। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, मतलब अब बता रहे हैं कि सोर्सेस क्या क्या है। द सोर्सेस ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशन आर वेल, क्या है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम, ये सब, एंड कैनाल्स ऑल्सो। ये सब वाटर के सोर्सेस हैं जिससे हम लोग सिंचाई करते हैं। आप लोग बताइए, देखो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इरिगेशन। सबसे ट्रेडिशनल मेथड मीन्स है कि जब हम पहले जो इरिगेशन करते थे वो कैसे करते थे। तो द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड। तो हम लोग क्या करते थे, वेल और लेक वगैरह से हम डिफरेंट मेथड से पानी को निकालते थे, फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, और फील्ड तक ले जाते थे। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज, इसमें क्या करते थे, जानवरों का यूज करते थे और आदमियों का भी यूज करते थे टू पानी को निकालने के लिए। सो दीज मेथड आर चैप्टर बट लेस एफिशिएंट। देखिए इस मेथड आर चीपर, दीज मेथड आर चीपर, क्या है, बहुत ही ज्यादा चीपर है और लेस एफिशिएंट है। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर, क्या है, मोट, चैन पंप, लीवर सिस्टम। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। तो इन पंप को करने के लिए आजकल क्या क्या यूज होने लगेंगे, डीजल यूज होने लगा, बायोगैस यूज करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी करने लगे, सोलर एनर्जी का यूज करने लगे, तो एनिमल्स का यूज कम करने लगे हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, कि हमारे मेथड कौन कौन से हैं इरिगेशन को करने के। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। में द मेन मेथड यूज आर एज फॉलो। तो हम इनका कैसे यूज करते हैं। मॉडर्न में अभी हम लोग कौन कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं खेत को सिंचाई करने के लिए। तो यह है हमारा स्प्रिंकल सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम, तो दूसरा है हमारा ड्रिप सिस्टम। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, मतलब सही तरीके से पानी को यूज करने के लिए जो जो मेथड यूज आ रहे हैं, जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर
बहुत ही अनएवन लैंड है, तो उसमें हम लोग पानी को कैसे सही तरीके से यूज करें कि पानी खराब भी ना हो और पानी का सही से यूज हो जाए और पेड़ों को भी अच्छा खासा पानी मिल जाए। तो आजकल हम लोग बहुत सारे मेथडों का यूज कर रहे हैं, उसमें से है स्प्रिंकल सिस्टम, नंबर 2 है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या करते हैं कि इसमें कैसे करते हैं बताते हैं। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर एज द फॉलोइंग। तो ये जो हमने मॉडर्न मेथड में ये दो सिस्टम का ही मोस्टली यूज करते हैं। तो सबसे पहला स्प्रिंकल। दीज सिस्टम आर मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो हम इसका कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर अनइवन लैंड है। क्या, जहाँ पर लैंड जो होती है इवन नहीं रहती है और सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, और सफिशिएंट पानी की अवेलेबल नहीं रहता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स, हम क्या इस तरीके से परपेंडिकुलर पाइप को देखिए इस तरीके से बिछाते हैं जमीन में, इस तरीके से परपेंडिकुलर, दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरीके से पानी पाइप्स को बिछाते हैं और ऊपर एक रोटेटिंग नोजल, इस पाइप में ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगाते हैं जिससे कि पानी ऐसे ऐसे स्प्रिंकल होता है इस तरीके से। तो द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, तो उसमें ऊपर एक रोटेटिंग नोजल रहता है। आर ज्वाइन द मेन पाइप, देखो इसको हम फिर एक मेन पाइप पे कुआं है, कुएं के ऊपर एक मेन पाइप है, इसमें से हम इसको अटैच कर देते हैं जिससे कि सब जगह पानी इवन रूप में पहुंच जाता है। इससे पानी खराब भी नहीं होता और सारे खेत को पानी अच्छे से मिल जाता है। तो द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल आर द ज्वाइनिंग मेन पाइपलाइन से, मेन पाइपलाइन से इसको जोड़ देते हैं एट रेगुलर इंटरवल। और हम क्या करते हैं, कभी इस पाइप रेगुलर इंटरवल, कभी इस नोजल में पानी डाल देंगे और कभी इसमें, तो रोटेशन से आता है पानी, मतलब सारे में एक साथ नहीं निकलता, थोड़ा कभी ये बंद, ये बंद हो गया, इसमें चल रहा है, इसमें बंद, फिर बंद हो जाएगा, फिर इसमें चलने लगेगा, ऐसे चलता है। तो थोड़ी देर बाद उसका, तो रेगुलर इंटरवल के बाद ही एक पाइप के बाद एक पाइप में पानी आता है। वेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विथ द हेल्प ऑफ द पंप, इट escape फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। और फिर क्या होता है, जो मेन पाइप से सभी पाइपों में पानी पहुंचता है और रोटेटिंग नोजल के थ्रू स्प्रिंकल हो जाता है। गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप, और खेत की जो क्रॉप्स रहती है ना उस पर पूरा स्प्रिंकल हो जाता है। इट इज रैनिंग स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल फॉर कहाँ पर यूज करते हैं, लॉन, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो इसका हम लोग लॉन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे गार्डन वगैरह की लॉन रहती है, कॉफी प्लांटेशन होता है, कॉफी के जो बाग होते हैं ना, खेत होते हैं, उनमें भी लगाते हैं, और अदर क्रॉप्स में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन भी बहुत ही अच्छा है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इसमें क्या होता है, पाइपलाइन को इस तरीके से बिछा देते हैं, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पाइपलाइन को इस तरीके से अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, देखिए इस तरीके से पाइपलाइन को कुएं से निकालते हैं और पूरा जो पाइपलाइन इससे बिछाते हैं, उसमें जो रूट्स के पास होता है वहां पर इसको पानी देते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, पानी डायरेक्टली रूट के पास ही गिरता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स और गार्डन एंड ट्री। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है वाटरिंग द फ्रूट्स प्लांट्स, गार्डनर्स एंड ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्ट एट ऑल, इसमें पानी बिल्कुल भी खराब नहीं होता। इट इज अ boon in a region where is availability of water is poor। तो ये क्या होता है, जहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है वहां पर हम इस चीज का यूज करते हैं, ड्रिप इरिगेशन का। प्रोटेक्शन फॉर, हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो भोजन पहले अपने
Bhuj and Paheli went to nearby wheat field and saw that there was some other plants in the fields grow along with the wheat plants. तो भुज और पीहू ने क्या देखा कि उनकी फील्ड में कुछ wheat plants के साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स some other plants are growing. ठीक है. So कुछ अब हम लोग पढ़े प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. तो भुज और पहली क्या होते हैं कि अब एक खेत में जाते हैं, वीट प्लांट्स में जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर कुछ और पौधे जो गेहूं के क्रॉप के साथ उग गए हैं. हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली. तो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप. तो क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो क्रॉप के साथ में कुछ अननेचुरली प्लांट्स उगाते हैं जिनकी हमें डिजायर नहीं होती है. तो उसी को हम डिजायरेबल प्लांट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स को. तो क्या होता है कि जब आपने देखा कोई पौधा उगाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ और भी पौधे नीचे उगाते हैं, तो उनको हम निकाल करके हटा देते हैं, उसको ही वीडिंग कहते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड द वीडिंग. जो प्लांट्स को निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा प्लांट जो रहते हैं क्रॉप्स के अलावा, उनको हटाना ही वीडिंग कहलाती है. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीडिंग कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट. तो क्या होता है कि वीडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि वो जो हमारी क्रॉप्स है उसकी भी न्यूट्रिशन को ले लेती है, इसलिए हमें वीडिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है. सम वीड्स इनफर even in harvesting and may be poisonous for animal and human beings. तो क्या होता है, कुछ तो ये जो वीड होते हैं वो एनिमल के लिए भी पॉइजनस होते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए भी पॉइजनस होते हैं. फार्मर अडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स. तो फार्मर्स क्या करते हैं, तो बहुत तरीकों से इसको रिमूव करते हैं. टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप्स, हेल्पिंग इन अपरूट एंड किलिंग द वीड्स. तो क्या कहते हैं, कुछ तो टिलिंग के थ्रू निकल जाती है, जैसे हम लोग उसको प्लाउ करते हैं ना, तो उससे भी अनवांटेड प्लांट्स को निकल जाते हैं. तो इसका से निकल रहा है. फर्स्ट मेथड क्या है, टिलिंग, और विच में देन ड्राई अप एंड. और फिर क्या होता है, जब टिलिंग हो जाती है तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स है तो सूख जाते हैं क्योंकि वे बाहर, उनकी रूट्स बाहर आ जाते हैं. गेट मिक्स विद द सॉइल, और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑफ सीड. तो सबसे अच्छा टाइम क्या होता है प्रोडक्शन, जब वीड्स में जो घास रहती है उसमें फूल और बीज ना निकले हो तब उसको रिमूव कर देना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसके भी बीज हो जाएंगे और खेत में फैल जाएंगे, तो फिर बहुत ही ज्यादा उसमें वीडिंग हो जाएगी उस खेत में. मैनुअल रिमूवल इंक्लूडिंग फिजिकल रिमूवल. तो क्या करते हैं कभी, तो इसका एक प्रोसेस ये भी है कि कोई लेबर होते हैं ना, तो उनसे भी वो वीडिंग को निकला देते हैं, अपरूट कर देते हैं. कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड. और दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ खुरपी. किसकी हेल्प से करते हैं, खुरपी की हेल्प से करते हैं इसको. जो हम लोग के पास एक शार्प ऑब्जेक्ट रहता है, लोहे का रहता है, उसको ही हम खुरपी बोलते हैं. अ सीड ड्रिल इज आल्सो यूज्ड टू अपरूट द वीड. सीड ड्रिल का भी जो ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल लगा लेते हैं, उससे भी हम लोग इसका वीड्स का रिमूव कर देते हैं. वीड आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड. तो कुछ केमिकल्स भी उसमें डाल देते हैं जिससे वीडीसाइड ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं. लाइक 2,4-D. दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स. क्या कर देते हैं, इसको पानी मिला करके स्प्रे कर देते हैं वीड्स में, तो ये वीड्स जो होती है वो खत्म हो जाती है. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप. और ये क्रॉप को डैमेज नहीं करती है. द वीडीसाइड आर डाइल्यूट विथ वाटर इन द एक्सिट. बताया ना कि ये जो पानी में इसको घोल करके खेती में देखो स्प्रे कर देते हैं. देखो ये लिए हुए ना, इसमें देखो दवा को डाल रहा है, दवा को डाले हुए हैं और इसमें पानी मिक्स किया और इससे स्प्रिंकल कर रहा है अपनी क्रॉप्स में, स्प्रिंकल कर देगा, स्प्रे कर देगा. वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रे. तो जो होता है ना, इस पे जो स्प्रे करता है उसको, जो
लेबर रहती है उस पर भी इफेक्ट करता है ये वीडीसाइड। तो एज ऑलरेडी मेंशन द वीडीसाइड इज स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीट बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। तो जब वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं तो उससे तब कब करते हैं जब उसमें जो ग्रास रहती है या कोई अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं उसमें फ्लावर और सीड ना आए हो, तभी हम उसका स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे फॉर ऑफ वीडिंग में इफेक्ट हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड यूज दीज केमिकल वेरी केयरफुली। तो ये जो वीडीसाइड का जब हम यूज करते हैं तो इसके फार्मर्स की हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट आता है, तो हम इसका बहुत ही ज्यादा केयरफुली यूज करते हैं। तो दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रे। तो क्या करते हैं जब इस केमिकल का स्प्रे करते हैं तो अपने जो फार्मर्स या कोई लेबर रहता है तो वो अपने मुंह में वो लगा लेते हैं, एक पीस ऑफ टॉवल लगा लेते हैं, पीस ऑफ हैंकी लगा लेते हैं जिससे कि वो अंदर ना जाए। अब क्या प्रोसेस होता है क्रॉप का हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो क्या होता है हार्वेस्टिंग ऑफ अ हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इन मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो क्या होती है व्हाट इज हार्वेस्टिंग? तो कटिंग द मैच्योर क्रॉप्स, तो इस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो इन आपने देखा होगा कि खेत जब आपने देखा होगा गेहूं का खेत देखा होगा तो पहले बिल्कुल ग्रीन रहता है, फिर वो बिल्कुल येलो हो जाता है जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप पुल आउट एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड। अब इसको जमीन से पूरे पौधों को अलग कर लेते हैं। इट इज यूजली टास्क 3 to 4 months फॉर द सीरियल क्रॉप इज मैच्योर। तो क्या होती है जो क्रॉप्स होती है 3 to 4 month में पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, और मतलब हार्वेस्टिंग किससे की जाती है मैनुअली, कोई लेबर के थ्रू ही उसको कटवा लेते हैं पूरी। और ये जो हसिया रहती है ना देखो शिकल बोलते हैं इसको, वैसे हिंदी में हसिया बोलते हैं इसे, तो इसके थ्रू इसको हम कटवा लेते हैं। और आजकल तो हार्वेस्टर का यूज करते हैं, मशीन होती है उससे जल्दी क्रॉप्स को कट कर लेते हैं। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप एंड ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेप। तो क्या होता है उसको जो उसमें डंडियां रहती है ना गेहूं की, आपने देखा होगा गेहूं की जो ऐसे बाली रहेगी और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे बालियां निकली रहती हैं, तो मतलब बालियां निकली रहती है ना, तो इसको ये जो स्टार्च रहता है इसको रिमूव कर लेते हैं और सीड को अलग कर लेते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। दिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड combine, which is fact the harvesting as well as thresher. इसको थ्रेशर कहते हो। After harvesting sometime stubs and left in the field, तो उसको क्या करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद इसको खेत में ही छोड़ देते हैं क्रॉप्स को, which are burnt by farmers. पहली is worried, see no that is cause pollution. It may also catch fire and damage the crop lying in the field. Farmer with small holding of land do separate of grain and chaff by the winnowing. तो विनोइंग के थ्रू क्या कर देता है जो उसमें भूसा होता है और ग्रेन को अलग कर लेता है। जो उसमें आपने देखा होगा जो उसकी घास जिस पेड़ बन लीफ वो रहते हैं उसको अलग कर लेता है जब सूखा हुआ रहता है, और उसको ग्रेन को अलग कर देते हैं, इसको कॉल्ड विनोइंग। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस इन क्लास 6, आपने इसको क्लास 6 में पढ़ा था। अब हमारे यहाँ देखो बहुत सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जब हमारी खेती फसल घर आ जाती है तो किसान लोग बहुत खुश हो जाते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद 4 मंथ के बाद उनके यहाँ ये खेती का ये जो सामान आया हुआ है ग्रेन्स आए हुए हैं तो उसके लिए वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। देखिए कौन कौन से फेस्टिवल से सेलिब्रेट करते हैं। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ द हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। अब 4-5 महीने की बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद उनके पास ये दिन आया
और उन्होंने ये सब हार्वेस्ट किया। द साइन ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद द ग्रेन, जो ग्रेन से लदी हुई थी और गोल्डन 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 जैसी दिखती है। जब पहले ग्रीन रहती है फिर फील्ड कैसी हो जाती है, गोल्डन हो जाती है। फिर वे fills the ears of fills the hearts of farmer with joy, जो क्या कर देती है, उसके फार्मर्स के हार्ट को जॉय से भर देती है। एंड sense of well-being, the effort of the past season have borne fruits and it time the relax and enjoy little, the period of the harvest is the joy। देखो अब ये जब ग्रेन्स सब घर में आ जाते हैं तो अब वो लोग एंजॉय करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, मजे करने लगते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन क्या मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली और बिहू, नवन्या एंड बिहू, ये सब फेस्टिवल वो मनाते हैं। स्टोर अब क्या कर रहे हैं, तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या होते हैं, जब पूरी क्रॉप जब घर में आ जाती है तो किसान का दिल बिल्कुल हैप्पी हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है कि उसके 4 महीने के कठिन परिश्रम के बाद उसको इतना सारा अनाज मिल गया है, तो बहुत एंथुसियाज्म हो जाते हैं। स्पेशली फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन। अब इस हार्वेस्ट सीजन में बहुत सारे फेस्टिवल को मनाते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एंड बिहू। तो ये बहुत ही अच्छा उनके लिए टाइम होता है क्योंकि उनकी फसल घर आ गई होती है। तो अब उस फसल को, तो इतना सारा फसल आ गया, अब वो एक दिन में खर्च तो कर नहीं लेंगे, तो अब वो क्या करते हैं, इस चीज को स्टोर करते हैं। अब स्टोर कैसे करते हैं, तो स्टोर ऑफ द प्रोड्यूस इन अ इम्पोर्टेंट टास्क। उनके लिए ये भी एक टास्क होता है कि इसको स्टोर कैसे करें, नहीं तो ये सब चीजें खराब हो जाती हैं। इफ द हार्वेस्ट ग्रेन आर टू केप्ट इन अ लॉन्गर हार्वेस्ट ग्रेन आर केप्ट इन लॉन्गर, इसको बहुत ज्यादा समय के लिए उनको रखना पड़ता है, तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, उनको मॉइस्चर से बचाना पड़ता है, इंसेक्ट से बनाना, ट्रैट से, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे से कीड़े होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे गेहूं में लग जाते हैं। तो हार्वेस्टिंग ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, तो क्या होता है, जब खेती से ग्रेन को हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है, तो उसको क्या करते हैं, इफ फ्रेशली हार्वेस्ट ग्रेन इज स्टोर विदाउट ड्राइंग, अगर हम उसको जैसे ही वो आया घर में और हम उसको स्टोर कर देंगे तो उसमें क्या कर देंगे, उसमें कीड़े हो जाएंगे, तो उसको बिना ड्राई किए हुए नहीं रख सकते, उसको थोड़ा सा स्टोर करने के पहले उसको ड्राई करते हैं, मतलब धूप में उसको सुखाते हैं। दे मे गेट स्पॉइल्ड इन अटैक बाय द ऑर्गेनिज्म, जो नहीं अगर ऐसे ही रख देंगे तो स्पॉइल हो जाएगा, सड़ जाएगा वो, और उसमें अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे उसमें, और वो क्या हो जाएगा, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूजिंग ऑफ जर्मिनेशन। और वो जो अगर इस टाइप से ग्रेन रख देंगे तो वो आगे का जो सीड बना के यूज करते हैं ना सी ग्रेन का, तो वो जर्मिनेशन के लिए भी सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहले से उसमें फंगस वगैरह लग गई होगी ना, तो जर्मिनेशन के लिए नॉट गुड फॉर द सीड्स, क्या सीड्स के लिए वो गुड नहीं होगा। हैंस बिफोर स्टोरेज देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, reduce the moisture in them. This prevent from attack by the insect based bacteria and fungi, जिससे कि ये किसके अटैक से बच सकता है, इंसेक्ट के, पेस्ट से, बैक्टीरिया और फंजाई के अटैक से बच सकता है। I saw my mother putting some dry neem leaves in a iron drum। अब आपने देखा होगा कि जब गेहूं वगैरह का स्टोर करते हैं तो जो एक बड़ा सा ड्रम होता है उसे आयरन ड्रम बोलते हैं, लोहे का बना होता है इसलिए आयरन ड्रम बोलते हैं। तो उसके नीचे नीम की पत्तियां ड्राई करके डाल दी जाती हैं, क्योंकि ये इससे प्रोटेक्ट करती है कि छोटे छोटे इंसेक्ट जो पैदा होते हैं तो उससे बचाती है, क्योंकि इनकी स्मेल थोड़े सा उनको पसंद नहीं आती है इंसेक्ट्स को, तो वो डेवलप नहीं होते हैं। अब हमने फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग, देखो फार्मर ये जूट बैग है ना, ये आपने उसको बोलते हैं बोरे बोलते हैं ना, तो ये स्टोर करते हैं बोरे में, हाँ, और मेटालिक बेन्स, और ये देखिए
कि मेटेलिक बीन्स क्या होते हैं, देखिए ये मेटल के बने हुए होते हैं, ऊपर से इसमें ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ऊपर से ग्रेन इसमें फिल कर देते हैं, ये मेटल के होते हैं पूरे, तो इसे मेटेलिक बीन्स बोलते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरिंग ग्रेन इन डन इन सेलोज एंड द ग्रेनराइज क्या बोलते हैं, बोरे होते हैं, सैलोन्स होते हैं, वही आयरन के जो बने हुए हैं उनको बोलते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट, उनको छोटे मोटे कीड़े रहते हैं उनसे और चूहों और से बचाते हैं। ड्राई नीम लीफ आर यूज फॉर द स्टोरेज फूड ग्रेन एट होम फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वालिटी ऑफ ग्रेन इन अ बिग गोडाउन। जब लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन को रखना होता है तो हम उसको गोडाउन में रखते हैं। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट, और उसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, जैसे कि कुछ दवा वगैरह डाल देते हैं। आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये पेस्ट ना डेवलप हो पाए। छोटे ऐसे केमिकल्स वगैरह रखते हैं उसके अंदर। हम पढ़ते हैं फूड फ्रॉम एनिमल। अब हमको देखिए, मेक अ फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। अब हमें क्या करना है, देखिए क्या क्या है। मिल्क, अब क्या आपको 1 तो उसने लिख ही दिया है, 2, 3, 4 पॉइंट में आपको लिखना है कि कौन से फूड है जो हमें मिलते हैं एनिमल से। तो ये मिल जाता है जैसे कि फिश से क्या मिल जाता है, मीट, क्या लिख देना फिश। ये हैन क्या मिल जाता है, एग, है ना। इसी तरीके से आपको सब कुछ फिल कर देना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो हमें प्लांट्स से और एनिमल से बहुत ही डिफरेंट टाइप के फूड मिलते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूमिंग। अब कोस्टल एरिया क्या होते हैं, जो समुद्र किनारा वाला एरिया होता है उसे कोस्टल एरिया बोलते हैं, जहाँ पर पानी ज्यादा होता है। वहां पर लोग क्या खाते हैं, फिश, एंड मेजर पार्ट ऑफ द डाइट क्या होता है, फिश ही उनका जो मतलब सी फूड रहता है उनका मेजर पार्ट ऑफ द डाइट। जो in the previous classes you have learned about the food that we obtain from plants। तो हम लोगों को पता ही है ना कि in the previous classes you have learned about the food we obtain from the plant। हम लोग फूड कहाँ से पा रहे थे, प्लांट से पा रहे। we have just seen that the process of crop production involve a number of steps like selection seed। तो हमें पता ही है ना, क्रॉप को उगाने के लिए हमें कितना टाइप के सिलेक्शन करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें सिलेक्शन ऑफ सीड करना पड़ेगा, सोइंग करना पड़ेगा, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सिलेक्शन ऑफ द सीड, सोइंग, है ना। तो सिमिलरली एनिमल रेयर एट होम, जैसे उसी तरीके से हमें एनिमल को भी जब हम एनिमल को घर में पालते हैं ना, रेयर करते हैं। बहुत रेयर मतलब 1-2 एनिमल्स को नहीं बोलते हैं, बहुत सारे एनिमल फार्मिंग में रखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रेयर ऑफ एनिमल एट होम। और है ना, फार्म होम में भी रख सकते हैं और फार्म में भी रख सकते हैं। हैव टू बी प्रोवाइड विद द प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। और उनको फूड देते हैं अच्छा खासा, और शेल्टर भी देते हैं, और उनकी केयर भी करते हैं। व्हेन इज डन इन लार्ज स्केल, जब हम इसको बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल, 1-2 एनिमल रखने को नहीं बोलेंगे, जब ज्यादा रखते हैं तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। जब लार्ज स्केल में हम एनिमल्स को एक जगह पर रखते हैं बिजनेस पर्पज से, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लीवर ऑयल। तो हम क्या करते हैं, फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट, उससे क्या मिल जाता है हमको, कॉड लीवर ऑयल। तो बहुत ही अच्छा ऑयल होता है, इसे कॉड लीवर